थोड़ा सा ध्यान दो। और कुसुम रूबी से भी बोलना फ़ोन करके कि वो मैंने उसको ऐड कर लिया है, उसके पापा का व्हाट्सअप है, तो उसमें जा कर के थोड़ा सा पढ़ लिया करे वो। ठीक है। और 2-3 लड़कियां रह गई हैं, उनको भी बता देना, नंबर ले लो उनका कैसे भी करके, जिससे कि उनको इसमें ऐड करके वो पढ़ सकें। आज मैं तुम्हें उच्चारण स्थान के बारे में थोड़ी सी बातें समझाऊंगा। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान का क्या तात्पर्य होता है? उच्चारण स्थान से तात्पर्य होता है उच्चारण जो वर्ण हैं उनको मुख से, जिह्वा से, कंठ से, तालु से, कहाँ से उसको बोला जाता है। उच्चारण का मतलब ये होता है। स्थान का मतलब जिस स्थान से जो वर्ण बोला जाता है उसे स्थान बोला जाता है। ठीक है। अब इसमें कुछ सूत्र हैं जो तुम्हें कंठस्थ कर लेने हैं। इन सूत्रों के बारे में प्रश्न पूछूंगा। जैसे अकुह विसर्जनीयानाम कंठा है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, तो आ सीधा आ हो गया। कुहु, कुहु कु मतलब कु, कु का मतलब होता है क वर्ग। ठीक। का वर्ग से तात्पर्य क्या है? का, खा, गा, घा, ङा। ये जो शब्द लिखा हुआ है अक्षर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसमें देखो ये ऐसे आता है, इसमें बिंदी आती है। ठीक है, नीचे बिंदी नहीं आती इसमें, ये फिर डा हो जाएगा। संस्कृत में नहीं है आता ये अक्षर, ये हिंदी में चला जाता है, गलत लिख गया है यहाँ। ठीक है, ध्यान रखना, ये पीछे यहाँ पर लगती है बिंदी, तो इसको ङा बोलते हैं। तो का वर्ग में क्या आएगा? का, खा, गा, घा, ङा। और हो गया आ और कु, हा, हा हमारे पास ही रहा। और विसर्जनीयानाम कंठा और विसर्ग। ठीक, ये सब कहाँ से बोल दिए जाते हैं? ये सब कंठ से बोले जाते हैं। दोबारा से फिर सुन लो। आ, का वर्ग, ठीक है ना, हा, का वर्ग से मतलब ये पूरा का, खा, गा, घा, ङा, हा और विसर्ग, ये वाले विसर्ग। ठीक, किसी भी अक्षर में जो लगते हैं उनको विसर्ग बोला जाता है पीछे आगे। उन सभी का स्थान कहाँ है? कंठ है, अर्थात उनको कंठ से बोले जाते हैं। समझ में आ गई होगी इतनी बात। चलो दूसरे पे चलते हैं। इच्युशानाम तालु। इच्युशानाम से हमारे जो पहला अक्षर है इसमें ई, ठीक है ना, ये लिखा रहा है वैसे इसमें। चू, चू से मतलब चा वर्ग, चा वर्ग। चू से क्या मतलब है? चा वर्ग। तो चा वर्ग में क्या है? चा, छा, जा, झा, या, ये पूरा आ जाएगा। और या फिर आ गया इच्यू, है ना, ऐसे ही तो है। या से मतलब या। शाह नाम, शाह मतलब, शाह से क्या मतलब है? शाह मतलब शाह नाम। ये विभक्ति चलती है, इसका पूरा डिटेल ये है कि ये रब विभक्ति में जब समझाते हैं संस्कृत में तो विभक्तियाँ चलती हैं, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। खैर वो तुम्हारा विषय नहीं है, वो मुख्य चीज़ है, इसको समझ लो। तो ई, चा वर्ग, चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, या और शाह, ये कहाँ से बोले जाएंगे? इच्युशानाम तालु, अर्थात ये तालु से बोले जाएंगे। जब बोलोगे तो पता चलेगा कि कहाँ से बोले जाते हैं। देखो जैसे का, खा, गा बोल के देखो तो कंठ से आवाज़ आती है। का, खा, गा, घा, ङा, सब कंठ से बोले जा रहे हैं। उसके बाद उसके आगे का स्थान तालु कहलाता है। तालु का कौन सा होता है? तुमने छोटे बच्चों को देखा होगा, उनका जो मस्तिष्क है, जो माथा खोपड़ी है, वो पिलपिली होती है कहीं ना कहीं, उसके जस्ट नीचे, ठीक नीचे मुंह के अंदर, वो तालु कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। तो जो ई, च वर्ग, चा, छा, जा, या और या और शा, ये सब कहाँ से बोले जाएंगे? ये तालु से बोले जाएंगे। बोल के देखोगे जीव तालु से टकराएगी, इसीलिए इनको तालव्य भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला है तीसरा, ऋटुषाणाम मूर्धा। ऋटुषाणाम का मतलब रि, टू, टू फिर वही आ गया, टू से मतलब टा वर्ग पूरा, टा, ठा, डा, ढा, णा, इसमें पूरे प्रयोग करेंगे। रा, इसमें रा है ही है, और फिर शा, ये इनका उच्चारण कहाँ से होगा? इनका उच्चारण मूर्धा से होगा। मूर्धा कहाँ होता है? जीवा जब मूर्धा से टकराती है तो उनके ये वर्ण उच्चरित होते हैं, अर्थात इन वर्णों का उच्चारण होता है। मूर्धा कहाँ होता है? हमने जो तालु जाना था, तालु से आगे, और दांत जो होते हैं, दांत के जो मसूड़े होते हैं, उनसे थोड़ा सा पीछे मूर्धा कहलाता है।
ठीक है, तो ये उससे उच्चारित होते हैं। बोल के भी देख सकते हो इसमें रे, टा, ठा, डा, ढा, णा। आप गौर से देखना, जीभ पलट करके दांत से जो मसूड़े हैं उनसे थोड़ा सा पीछे बार बार लग रही है। टा, ठा, डा, ढा। जब बोलोगे और महसूस करोगे तो ये कभी भी याद रह जाएंगे तुम्हें, और भूलने की प्रक्रिया जो है दिमाग की वो ख़त्म हो जाएगी। रटोगे तो भूल जाओगे। अगला है लिर तुल सानाम दंता, यानी कि लिर और ता वर्ग, ता था दाधा ना और ला और सा, ये दांत से उच्चरित होता है। अर्थात जिह्वा जब दांत से टकराती है बार बार तो इन वर्णों की उत्पत्ति होती है। जैसे रि, ता, था, दा, धा, ना, ला और सा, ये दांत से बोले जाते हैं, अर्थात जिह्वा दांत से टकराती है। ठीक है, अब अगला चलते हैं। अगला है उपपद्मानियम ओष्ठौ, यानी उपु मतलब उ वर्ग, उ वर्ग नहीं उ, और पु मतलब प वर्ग, पाफा बाभा माँ, ये सभी आ जाएंगे वर्ग में। और पद्मानियम, उपध्मानी कौन से वर्ण होते हैं? पा और फा अपध्मानीय माने जाते हैं। कौन सी स्थिति में? थोड़ा सा इसको जान लो। ऐसे करके अर्ध, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ देखिए, हम जो ऐसे करके विसर्ग लगाते हैं, ठीक है। अब विसर्ग को क्या करें हम, आधा तो ऊपर से मिटा दें और आधा ही नीचे से मिटा दें। जब दोनों मिट जाएं तो हम क्या करें, उसके आगे यदि हम पा लिख दें और ऐसे ही अगला वाला फा लिख दें, इन दोनों पा और फा का जो उच्चारण होगा वो उपध्मानी माना जाएगा। ठीक है, फ फ, इस तरह से इसको बोला जाएगा। तो ये कहाँ से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। यमंगण नाम नासिका, अर्थात जो वर्ण हैं, कौन से वर्ण, प्रत्येक वर्ग का अपना अंतिम जो अक्षर है, जैसे का खा गा घा में ङा हो गया, चाचा जा में या हो गया, टाठा डाढ़ा ना में णा हो गया, ताथा दाधा ना में ना हो गया, पाफा बाभा माँ में मा हो गया। ये जो पांचों वर्ण हैं, अक्षर हैं, वो कहाँ से उच्चरित होते हैं? यमंगणना नाम नासिका, अर्थात नाक से उच्चारण होता है। अपने स्थान से तो ये बोलते ही हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन नासिका से भी इनका उच्चारण होता है। ये दो स्थान हो गए अब इनके। अपने वर्ग में तो बोले ही जाएंगे, ये कंठ से बोला जाएगा, तालु से, मूर्धा से, दंत से दंत से, लेकिन उनके साथ साथ ये नासिका से भी उच्चरित होंगे। इसलिए इनके स्थान कितने हो गए? दो स्थानों से बोले जाने वाले ये वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक है अनुस्वार, जिसको हम अंकी बिंदी बोलते हैं, है ना, बोलते हैं ना अंकी बिंदी, तो ये अनुस्वार बोला जाता है। अनुस्वार को भी नासिका से ही उच्चरित किया जाता है। ये बोलते हैं ना अंग, है ना, अंगूर, अंग, ये सब यही है। तो ये नासिका से उच्चारण होगा इसका। बात समझ में आ रही होगी। अब बात आती है कि ए दैतो कंठ तालु, यानी ए और ऐ ये दोनों कहाँ से बोले जाते हैं? ये कंठ से उच्चारण किया जाता है इनका। ठीक है, चलो अब आ जाओ आगे। ओ दऊ तो कंठोष्टम, ओ और औ इन दोनों का कंठ और ओष्ठ से उच्चारण होता है। बोल के देख लो, ओ औ, कंठ से आवाज़ आ रही है लेकिन ओष्ठ आपके गोल गोल हो रहे हैं, ओ औ। ऐसे ही अगला है वकारस्य दंतोष्ठ, वा जो है वो दांत से और ओष्ठ से बोला जाता है। वा, नीचे वाला ओष्ठ, ऊपर वाला दांत, दोनों जब मिलते हैं तो वा की ध्वनि उत्पन्न होती है। बा जो होता है दोनों को होठों से मिलने से होता है, ये हमने जाना था, ये होठों से होता है। ये वाला बा, बा होठों से, और वा
दांत और ओष्ठ से, नीचे वाला ओष्ठ ऊपर वाले दांतों से उच्चारित होता है। ठीक है, चलिए आगे बताता हूँ थोड़ा सा और। जिह्वा मूलीय, जैसे हमने उपपद्यमानीय जाने थे, पा और फा के आगे एक मिनट, बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब हम जिह्वा मूली पे चलते हैं। जिह्वा मूली मतलब जो जिह्वा मूल जिनका स्थान हो, यानी जीव जो है, जीव की जड़ से जिनका उच्चारण किया जाता हो, ऐसे वर्ण। यहाँ पर थोड़ी सी गलत लिख गया है ये कैसे लिखा जाएगा इसको मैं बता दूँ। ऐसे ही अर्ध, इनको बोलते हैं अर्ध, क्या बोलते हैं, अर्ध विसर्ग, है ना। तो का ऐसे आएगा, ऐसे ही इसमें फिर आगे आ जाएगा, और खा इसमें ऐसे आएगा। तो ये पीछे लगा दिए हैं ये विसर्ग, ये गलत हैं। ठीक है, ऐसे आगे लगते हैं इनके। तो ये कहाँ से बोले जाते हैं, ख ख, एक सूत्र आता है कुप्पो कपौचा, उसके द्वारा इनका उच्चारण जिह्वा मूल्य हो जाता है। वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ज़्यादा समझाऊंगा तो। इस तरह से हम धीरे धीरे इनको उच्चारण करना सीखें। प्रैक्टिस से आप इनको सीख सकते हैं, अभ्यास ज़रूरी है। तो इनका अभ्यास करेंगे, और मुझे उम्मीद है तो मैं इनसे रिलेटेड, इनसे संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछूंगा जो आपको बताने होंगे। तो ध्यान से इनको याद कर लेना। विशेष रूप से याद क्या करना है, याद ये करने हैं विशेष रूप से सूत्रों को मैं कल पूछूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।